Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. In today's class, we are going to learn about kingdoms, kings, and early republic. So without much ado, let's get started. First of all, we should know about how some men become the rulers. जैसे अगर हम आज के समय में देखें तो कोई ना कोई गवर्नमेंट है हर कंट्री के अंदर जो रूल करती है और जो कुछ लोग हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं जो वोट करते हैं और अपने जो गवर्नमेंट है उन्हें चूज़ करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं। बट लेकिन अगर हम सोच कर देखें कि आज से 3000-4000 साल पहले क्या तब भी ऐसा रहा होगा? नहीं, तब राजा जो हैं वो रहे, लेकिन वो राजा कौन बना ये हम जानना चाहेंगे। तो उस समय पे पहले राजा जो है वो लोगों के राजा हुआ करते थे पहले, है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो राजा सबसे ज़्यादा बड़ा सेक्रीफाइस करेगा, सेक्रीफाइस का मतलब है यहाँ पर यज्ञ करना, है ना, हवन करना, उस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं जो उन्हें सबसे ज़्यादा सबसे बड़े स्केल पर करेगा वही राजा कहलाएगा। जैसे कि सबसे जो फेमस एग्जाम्पल है वो है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध में क्या, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अश्व मीन्स हॉर्स। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या हुआ करता था, हॉर्स सेक्रीफाइस, हॉर्स की बलि दी जाती थी। अब इसमें डायरेक्टली बलि नहीं दी जाती थी। कैसे वो अपने आप को राजा प्रूव करते थे? एक घोड़े को आसपास के जितने भी किंगडम्स हैं उनमें छोड़ दिया जाता था। अब अगर कोई राजा उसे पकड़ लेगा तो वो उसे युद्ध का आह्वान देगा, है ना, लड़ाई होगी, फैटल होगा। लेकिन अगर कोई ऐसे ही वो जो हॉर्स है वो उन सब के राज्यों में से घूमकर अगर वापस से उसी राजा के पास आ जाएगा, इसका मतलब ये माना जाएगा कि उन सभी राजाओं ने उन्हें अपने से सुपीरियर मान लिया है और उन्हें राजा मान लिया है एक तरीके से। और ये जो सेक्रीफाइसेस हैं ये प्रीस्ट्स जो हैं वो परफॉर्म किया करते थे, और अलॉन्ग विद राजा एंड देयर फैमिली। अब इन सब चीज़ों के बारे में हमें कैसे पता चलता है? हमें बहुत सारे हमारे टेक्स्ट हैं, इंडियन टेक्स्ट हैं, जहाँ से हमें ये सब चीज़ें बातें पता चलती हैं। हमारा अगर हम सबसे पुराना देखें तो है ऋग्वेद, द ओल्डेस्ट टेक्स्ट, जो कि वैदिक पीरियड में लिखा गया। अब ऋग्वेद में है क्या? ऋग्वेद जो है उस समय की जो डाइटीज़ हैं, जो भगवान जिनको माना जाता था, इंद्र, वायु, अग्नि, जल, इन सभी के लिए जो है हाइम्स लिखे हुए हैं, इनके अंदर मंत्र लिखे हुए हैं उनकी प्रशंसा में, उनकी प्रेज में। लेटर वैदिक पीरियड में फिर से और 3 वेद जो हैं वो लिखे गए, जिन्हें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इसमें इंक्लूडेड है। सामवेद जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सारे गामा पा, है ना, जो सरगम होती है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सामवेद से हम इसको याद रख सकते हैं कि इसका जो रिलेशन है वो हम म्यूज़िक से। यजुर्वेद की अगर बात करें तो ये रिलेट करता है रिचुअल्स से, कि जैसे कि जो भी रिचुअल्स परफॉर्म किए जाएंगे, अगर कोई सेक्रीफाइस देना है या फिर कोई आम दिनचर्या जो नॉर्मल डेली लाइफ है वहाँ पर भी अगर कोई प्रॉपर पर्टिकुलर रिचुअल को फॉलो करना है तो वो कैसे करना है, कौन कौन से मंत्र उच्चारण करने हैं, ये सब चीज़ें जो हैं यजुर्वेद के अंदर हमें देखने को मिली। अब बात करते हैं अगर अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद को अक्सर कहा जाता है वेदा ऑफ मैजिक फार्मूलाज। मैजिक मतलब जादू, मतलब जो जादू टोने से रिलेटेड, जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो अथर्ववेद में हमें देखने को मिलती हैं। और जो ये हमारा वेद हैं ये अक्सर जो ऐसा पाया गया है कि वो गंगा और यमुना का जो हमारा प्लेन है, दोनों नदियों के द्वारा बनाया गया, वहाँ पर हमें ये देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ण के बारे में। अब देखिए, मैंने वर्ण के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, जब हम लोग यज्ञ के बारे में बात की, हम लोगों ने सेक्रीफाइसेस की बात करी, तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर जो है प्रीस्ट्स, उनकी फैमिली और वो राजा जो आसपास के छोटे छोटे किंगडम्स के जो राजा हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो अब यहाँ पर एक कैटेगरी बनी हुई थी सोसाइटी के अंदर, बाकी नॉर्मल लोग कहाँ थे उस टाइम पर, ये हमें जानने के लिए वर्ण व्यवस्था के बारे में जानना ज़रूरी है। तो जो कैटेगरी है वो 4 तरह की थी, जो कि लोगों के फंक्शन, जिनका जो काम है, कर्म है, उनके आधार पर समाज के अंदर बटी हुई थी। सबसे पहले ब्राह्मण। ब्राह्मण थे वो लोग जो पढ़ाई कर सकते थे, जो टीचिंग करते थे, जिनका प्रोफेशन था टीचिंग, पढ़ाना, पढ़ना, वेदों को, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म कराना और गिफ्ट्स को रिसीव करना, ये ब्राह्मण का काम था। क्षत्रिय जो हैं वो लड़ाई लड़ते थे, लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, ये क्षत्रियों का काम था। विश्व कहें या वैश्य कहें, ये फार्मर्स हो सकते थे, हर्डर्स हो सकते थे या फिर ट्रेडर्स हो सकते थे, जो व्यापार उनका मुख्य काम रहा है वो इसमें आते थे। फिर लास्ट थी कैटेगरी शूद्र की, ये थे जो बाकी तीनों कैटेगरीज को सर्व करते थे। अब देखिए, ये शुरू में क्या था, सिर्फ हमारा फंक्शन के बेसिस पर था, उनके कर्म के आधार पर था। ऐसा नहीं है कि भाई अगर मान लो मैं एक ब्राह्मण हूँ तो मेरे अगर जो फर्दर जनरेशन्स होंगी वो ब्राह्मण ही होंगी, नहीं, ये डिपेंड करता है कि वो
क्या प्रोफेशन चूज़ करते हैं, वो क्या काम करना चूज़ करते हैं। अगर वो इनको सर्व करना चूज़ करते हैं तो वो शूद्र कहलाएंगे, अगर वो फार्मर बनना चूज़ करते हैं तो वो वैश्य कहलाएंगे, अगर वो लोगों की प्रोटेक्शन करना, जैसे कि आज के हमारे टाइम में अगर डिफेंस देखें हम लोग, तो डिफेंस जो है वो क्षत्रिय का एक तरीके से मतलब रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। तो ये था। लेकिन प्रीस्ट समाज के अंदर जो बदलाव है बहुत धीरे धीरे आता है, वो हमें एकदम से दिखाई नहीं देता है। तो लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे आते आते क्या हुआ, प्रीस्ट्स ने कहा, जो पुजारी, जो ब्राह्मण जो कैटेगरी थी, उन्होंने कहा कि ये जो है, ये जो ग्रुपिंग है, कैटेगराइजेशन है, ये बर्थ के आधार पर होगी, जन्म के आधार पर होगी। और जो लेटर जो शूद्र हैं, इन्हें क्या कहा गया, अनटचेबल्स। तो देखिए, ये सही गलत है, जो भी है वो तो एक बहुत ही अलग मैटर है, बट हमें यहाँ हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो है उपजा कैसे है, यहाँ तक जहाँ हम आज पहुँचे हुए हैं, ये हम कैसे आए हैं। अब यहाँ पर जब ये ऐसा हुआ तो समाज के अंदर एक डिवीजन क्रिएट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया थॉट्स के अंदर, विचारों के अंदर। क्योंकि देखिए, ये उन्होंने बोल तो दिया, लेकिन क्या ये मान्य था? बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें ये मान्य नहीं था, और बहुत सारे लोगों के अंदर हुई एक डिज़ायर पैदा हुई जो कि सुप्रीमेसी की। जैसे जैसे कि देखिए, अब ये अपने आप को सबसे हीन मानने लगे, ये इन दोनों से अपने आप को हीन मानने लगे, ये इससे भी अपने आप को। क्योंकि देखिए क्या हो गया, जो वेद जो थे वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए थे, और वेदों को पढ़ाने के लिए एक किसी सुपीरियर की ज़रूरत पड़ी जो उन्हें पढ़ सके, जान सके। तो अब जो उनको ज्ञाता था, जो उनको जानता था, उस समाज में उन्हें ऑटोमेटिकली क्या हुआ, एक बहुत ही अपर लेवल का जो है वो दर्जा मिल गया। तो इस तरह से जो है वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई हमारे समाज के अंदर। अब हम बात करते हैं जनपद की, दैट इज़ किंगडम। हमने जैसे देखा हमारे टॉपिक का बिल्कुल जो टाइटल है, किंगडम मतलब जनपद, जन मतलब लोग, जनपद, पद मतलब पैर, मतलब कि वो जगह जहाँ पर लोगों के पैर पड़े, या फिर जहाँ पर लोग जाकर सेटल हो गए, वो जनपद कहलाया। अब पहले जो राजा है वो जन का राजा हुआ करता था, लेकिन इस समय तक आते आते वो जन का ना होके जनपद का राजा कहलाया। इसके हमें प्रमाण मिलते हैं बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सेटलमेंट्स मिली हैं। बहुत फेमस है, आई थिंक सबको पता होगा, दिल्ली का पुराना किला जो है वो अपने आप में एक क्या है, जनपद के लिए आर्कियोलॉजिकल सेटलमेंट वहाँ पर मिली हमें। हस्तिनापुर, महाभारत को अगर आप जानते होंगे तो अक्सर इसका नाम हमें सुनने में आता है। मेरठ के अंदर जो यूपी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अतरंजी खेड़ा जो है ये हमारा इटा यूपी के अंदर प्रेजेंट है। ये हमें आर्कियोलॉजिकल अगर वर्ड आप जानना चाहते हैं तो आर्कियोलॉजिकल का मतलब है पुरानी मिली हुई जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, जो हमें अवशेष मिले हैं, उन्हें स्टडी करना, स्टडी करके पता लगाना कि पहले कैसे क्या कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से आर्कियोलॉजिकल सेटलमेंट से ये पता चला कि जो लोग हैं वो हट्स में रहा करते थे, एनिमल्स, पशुपालन किया करते थे, और क्रॉप्स उगाते थे, फसलें उगाते थे। फसलें किस तरह की, वीट हो गया, ठीक है, बार्ले, शुगर केन, ये सारी जो क्रॉप्स हैं ये उगाने को वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो दिल्ली और यूपी का जो एरिया है, आज भी वहाँ पर हमें यही जो क्रॉप्स हैं वो देखने को मिलती हैं। इसके अलावा वो क्या काम करते थे, वो क्राफ्ट्स भी करते थे। अर्दन पोट्स मतलब कि मिट्टी के जो पॉट्स हैं वो भी वो बनाया करते थे। और सबसे फेमस थे पेंटेड ग्रेवेयर। हम लोग आगे पढ़ेंगे किस तरह से ये ग्रे, रेड, अलग अलग तरह के जो हमें बर्तन हैं वो देखने को मिले हैं। इस समय पर सबसे ज़्यादा फेमस जो रहे वो पेंटेड ग्रेवेयर्स, जिसे हम शॉर्ट में अगर कहीं पर आप देखेंगे PGW भी लिखा हुआ मिलेगा। इनके ऊपर अलग अलग तरह के डिज़ाइन, जिसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, बहुत ही स्मूथ होते थे, बहुत ही जैसे किसी खास ओकेजन के लिए रखे गए हों, इस तरह से इनको इस्तेमाल किया जाता रहा होगा, ऐसा मानना है। अब हम बात करते हैं महाजनपद की। तो अगर महाजनपद को देखें, जैसे जनपद के आगे लग गया महा शब्द जहाँ लगता है मतलब कि बड़ा, है ना। तो इसके क्या फीचर रहे होंगे, पता तो नाम से ही चल रहा है कि जो नॉर्मल जनपद थे उनसे ये कहीं ना कहीं बड़े रहे होंगे, साइज़ में भी और पावर में भी। तो इनकी इंपॉर्टेंस फीचर जान लेते हैं। दे वर मोर इम्पॉर्टेंट देन जनपद, दे हैड कैपिटल्स, और ये किलेबंदी भी इनकी हो रखी होती थी। इन्होंने अपने चारों तरफ किलेबंदी मतलब फोर्ट, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें जो हैं वो बनाई हुई थी टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। अब देख सकते हैं कि अगर कोई जनपद, अगर कोई किंगडम बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही पावरफुल है, पैसा है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, तो अपने आप से बहुत ही ऑब्वियसली बात है कि उसकी प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत उन्हें पड़ती है। तो इसी का एक एग्जांपल हमें देख सकते हैं कौशाम्बी के अंदर, जो कि इलाहाबाद के अंदर है, यूपी में, जो कि आज से करीबन अप्रॉक्सीमेट 2500 ईयर्स वो बनाई गई होगी, ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है। अब यहाँ से क्या हुआ, अब प्रोटेक्शन की जब ज़रूरत पड़ी
तो प्रोटेक्शन सिर्फ किलेबंदी से तो हो नहीं सकती थी, लोगों की भी ज़रूरत थी। तो राजा ने आर्मी को रखना शुरू किया, और आर्मी अब रख रहे हैं तो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें रेगुलर सैलरी भी पे करनी होगी, और रेगुलर सैलरी पे करने के लिए उन्हें रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो हम देखेंगे वो कैसे जुटाया उन्होंने। उससे पहले हम देखते हैं कुछ हमारे फेमस महाजनपद, गांधार, कुरु, पांचाल, कौशला, मल्ल, वत्स, मत्स्य, अवंती, चेदी, असाका। ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट, मगध, राजगीर, पाटलिपुत्र, और ये है यहाँ पर वज्जी, जिसकी कैपिटल क्या है, वैशाली। तो इन दो के बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे, और बाकी डिटेल में महाजनपद के लिए हम लोग एक अलग से क्लास लगाएंगे। अब मगध को थोड़ा सा पास से देख लेते हैं। मगध की आप लोकेशन देखिए, मगध कहाँ है, ये एरिया के अंदर। यहाँ से गंगा बहते हुए आती है, और सोन नदी और गंगा दोनों ही जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। मतलब कि ये जो एरिया है ये रिसोर्सेज से भरा हुआ है। देखिए आज के समय में भी हम लोग क्या देखते हैं कि जिसके पास मनी है, जिसके पास कैश मनी कहें या फिर जो सॉफ्ट मतलब मनी है, वो ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन असल में पैसा जो है वो रिसोर्स से आता है, ठीक है। अब ये रिसोर्स कहाँ है, जैसे नेचर से जो प्रोवाइड हो रखे हैं, वो जो रिसोर्सेज, अब उस टाइम पर तक तो करेंसी थी नहीं, तो करेंसी ना होकर रिसोर्सेज ही जो है अपने आप में उस जगह को सबसे ज़्यादा समृद्ध बनाते हैं। जैसे कि हम पीछे देख भी चुके हैं कि हमारी पुरानी क्लासेस में कि जिसके पास जितना ज़्यादा कैटल अगर होती थी, या फिर ज़मीन जिसके पास जितनी ज़्यादा होती थी, जिसकी फसल ज़्यादा होती थी, वही ज़्यादा समृद्ध, वही ज़्यादा रिच माना जाता था, और असल में वो होता भी वही है। अब ये जो एरिया था, यहाँ पर रिवर सोन और गंगा दोनों थी। अब इन सब के चलते वहाँ पर क्या, बहुत ही फर्टाइल सॉइल थी। सॉइल फर्टाइल होने से वहाँ पर अनाज अच्छा पैदा होता था, वहाँ के लोग स्ट्रांग होते थे, वहाँ की जनता समृद्ध होती थी। इसके साथ साथ रिवर होने की वजह से वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है, देखिए आज हम रोड से ट्रांसपोर्ट करते हैं, बाय लैंड ट्रांसपोर्टेशन होता है। उस समय पर रिवर जो पानी है वो सबसे आसान और सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम और साधन माना गया। अब इसके साथ साथ जब रिवर है तो पीने का पानी की भी खूब सप्लाई है। अब देखिए अगर मान लो कहीं पर कोई बैटल होती है, लड़ाई होती है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज़ की होगी, खाने पीने की कमी हो सकती है, या फिर तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट थी। फॉरेस्ट की बात करें तो नदियाँ थीं, तो वहाँ पर तो जंगल भी बहुत सारे थे, जंगल हैं तो लकड़ी हैं तो लकड़ी से घर बनते थे, और रथ जो चैरियट्स वगैरह हैं, कार्ट्स वगैरह हैं, वो बनाने के लिए भी उनके पास फुल रिसोर्स वहाँ पर प्रेजेंट था। इसके साथ साथ फॉरेस्ट्स के अंदर एलिफेंट्स भी थे, और एलिफेंट्स जो हैं आर्मी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मजबूत एक कहें तो हिस्सा रहे हैं उस समय पर। तो अब यहाँ से फॉरेस्ट से हमें बहुत सारा खाना भी मिलता था, तो फुल ऑफ रिसोर्स एक तरीके से ये था। इसके साथ साथ अगर वेपन्स की बात करें तो वो उस टाइम पर तब क्या होता, आयरन माइंस के बारे में पता लग चुका था, और आयरन का जो यूज़ है वो भी शुरू हो गया था। तो वहाँ पर आयरन माइंस की भी काफ़ी रिचनेस है। इसके चलते वहाँ पर टूल्स और जो वेपन्स है वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाए गए, जिसके चलते अब मगध के ऊपर अगर कोई अटैक करने आता था तो वो इतना समृद्ध था इन रिसोर्सेज होने की वजह से कि कोई भी उन पर अटैक नहीं कर सकता था, या फिर करता भी था तो सिर्फ उन्हें हार का ही सामना करना पड़ता था। अब सिर्फ रिसोर्स होने से क्या सब कुछ होता है, नहीं। अगर रिसोर्स ही सब कुछ हो तो कितने सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पर फुल ऑफ रिसोर्सेज हैं बट उनके यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। इसका मतलब उन्हें एक अच्छा सक्षम शासक भी चाहिए, रूलर भी चाहिए, जो उन्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सके, और मगध को वो भी मिले कैसे, बिंबिसार के रूप में, अजातशत्रु, महापद्मानंदा, ये जो है कुछ मेन हम बात कर रहे हैं। बाकी जब हम इसको बहुत इलेबोरेट तरीके से करेंगे तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे हमारे मगध के, और महापद्मानंदा ने तो जो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है वहाँ तक जो है अपना मगध को एक्सटेंड कर दिया था। कैपिटल देख लेते हैं मगध की, पहले राजगिर, जो राजगिर आज जिसको हम कहते हैं बिहार के अंदर, वो रही। बाद में जो है वो पाटलिपुत्र, जिसे आज के दिन में हम पटना कहते हैं बिहार के अंदर, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। अभी एक छोटा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये बताने के लिए कि भाई जो हमारे मगध और जो उस वक्त जो भारतवर्ष की जो आर्मी थी वो कितनी स्ट्रॉन्ग थी। तो आई होप अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा सबने, और नहीं सुना होगा तो अभी देख लेते हैं। आज से अप्रॉक्सीमेट 2300 ईयर्स अगो मैसिडोनिया का ये रूलर था यूरोप के अंदर, अलेक्जेंडर, जो कि पूरी दुनिया को फतह करना चाहता था। अब इसी भावना से इसने क्या किया, इजिप्ट को जीत लिया, वेस्ट एशिया को जीत लिया, और फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उसने एंट्री की, ब्यास नदी तक तो पहुँच गया।
जब इसने अपने सैनिकों को बोला कि चलो आगे और ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं जाने वाले, वहाँ पर जो इंडिया की जो आगे फर्दर जो आर्मी है, जो फुट सोल्जर्स हैं, चैरियट्स और एलिफेंट्स हैं, वो इतने स्ट्रांग हैं, वो उनको देख के इतने डर गए कि वो वहीं से वापस चले गए। और फिर कुछ समय बाद रास्ते में ही जाते जाते अलेक्जेंडर की बिकॉज ऑफ सम रीजंस डेथ हो गई थी। अब हम देखते हैं वज्जी के बारे में। वज्जी और की कैपिटल थी वैशाली बिहार। हम क्यों पढ़ रहे हैं वज्जी के बारे में? देखिए, आपने एक गवर्नेंस का जो रूप है वो देखा मगध के अंदर। अब यहाँ की जो गवर्नेंस है वो वज्जी को खास बनाती है। ऐसा क्या है इसके अंदर, देखते हैं। ये एक बहुत ही डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे प्रेजेंट थी, जिसको गण या फिर संघ भी कहा जाता था। अब गण क्या होता है? दिस इज़ यूज्ड फॉर द ग्रुप दैट हैज़ मैनी मेंबर्स। या फिर संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। मीन्स एक एसोसिएशन होती थी जो इसको रूल करती थी, ना कि कोई एक पर्टिकुलर राजा। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर किंग यहाँ पर नहीं था। एक एसोसिएशन थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो आपस में बातचीत करके हर मीटिंग करते थे, हर डिसीजन को साथ लेते थे, और फिर उस हमारे पूरे जो वज्जी था इनका महाजनपद उसको रूल करते थे। अब ये जो मीटिंग्स हुआ करती थी, इनमें एक खास बात ये थी कि इनके अंदर वुमेन दास और जो कामकाज मतलब कि जो दास जो लेबर क्लासेस को मानते थे उस वक्त, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। आप देखिएगा, वुमेन के ऊपर हमेशा से जो है इन्हें वुमेन को शूद्र की कैटेगरी की जब वर्गीकरण किया गया, जब वर्ण व्यवस्था लाई गई, तब भी वहीं पर रखा गया। अब ये वुमेन चाहे क्षत्रिय हों, चाहे ब्राह्मण की फैमिली से हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वुमेन्स वर नेवर गिवन एनी उनको कोई राइट नहीं दिया गया था एज सच कि वो बहुत ही पावरफुल या फिर कोई स्ट्रांग रोल में वो दिख सके। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो बुद्धा और जो महावीर जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे, वो भी इन्हीं गण और संघों से ही जो है बिलोंग करते थे। अब इसी के चलते क्या हुआ कि ये एसोसिएशन काफ़ी स्ट्रांग रही और ये बहुत लंबे समय तक जो है इन्होंने रूल किया। अप्रॉक्सीमेटली 1500 ईयर्स अगो लास्ट संघ जो है उनको गुप्ता ने रूलर्स जो उन्होंने कन्क्वेयर किया, जीता। अब इन सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके स्टेप वाइज पढ़ते रहेंगे। अब बात करते हैं टैक्सेस की। तो मैंने बात की थी आर्मीज़ के बारे में। आर्मी जो है वो राजा ने रखना शुरू तो कर दिया, बट अभी उनको क्या चाहिए, पेमेंट, सैलरी भी करनी थी, देनी थी। तो जब सैलरी देनी थी तो क्या होता था, पहले सिर्फ जो गिफ्ट्स थे जो अलग अलग राजा या फिर आसपास के जो लोग हैं जो उनको ऑफर करते थे, उन्हीं से उनका जो राजकोष है वो भरा रहता था और उसी से चलता था। लेकिन अब जो उन्होंने आर्मी रखनी शुरू कर दी तो उन्हें और ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी और इसीलिए उन्होंने लगाए टैक्स। अब टैक्स कैसे, देखिए उस वक्त करेंसी तो इतनी थी नहीं, थोड़ी थोड़ी करेंसी का प्रचलन भी आया, लेकिन जो मेन जो टैक्स था वो किस फॉर्म में था ये हम देखेंगे। जो क्रॉप्स जो उगाते थे, जैसे टोटल जो प्रोडक्शन हुआ उसका 1/6 जो प्रोड्यूस होगा, वो जिसको भाग कहा गया या फिर एक शेयर कहा गया, वो कौन किसको ऑफर करेंगे, वो एज अ टैक्स राजा को ऑफर करेंगे। जो क्राफ्टमैन्स थे, क्राफ्ट पर्सन, वो लेबर के फॉर्म में टैक्स पे करेंगे। कैसे कि जैसे कि मान लो हर महीने जो कोई वीवर है या फिर कोई बुनकर है, फिर स्मिथ है, वो क्या करेगा, एक दिन काम करेगा राजा के लिए। हर्डर्स जो थे, जो चरवाहे थे, उन्होंने क्या किया, जो एनिमल्स रखते थे, वो जो एनिमल और एनिमल का जो प्रोड्यूस है उसके फॉर्म में टैक्स पे करेंगे। जो व्यापारी लोग थे, वो जो गुड्स जो वो भी चीज़ें खरीदते या बेचते थे, उनके रूप में जो टैक्स है वो पे करेंगे। हंटर गैदरर्स क्या करेंगे, जो फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूस किया है वो राजा को ऑफर करेंगे। तो इस तरह से टैक्स पे किया गया और फिर आर्मी को सैलरी और बाकी सब चीज़ों का भी जो भी रख रखाव था वो इन्हीं से पूरा किया गया, जैसे कि आज के समय में भी होता है। अब हम जब आगे चलते हैं तो हमने देखा कि जो एग्रीकल्चर है उसमें कुछ सारे बदलाव आने शुरू हुए। बदलाव क्या है, पहले सिर्फ लकड़ी का हल हुआ करता था, अब लोहे का पता लग गया हमें। अब लोहे से क्या हुआ, लोहा है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लकड़ी के कंपेरेटिवली, तो अब वो ज़्यादा ज़मीन को अच्छे तरीके से प्लो कर सकता था। तो उससे क्या होता था, ज़्यादा मिट्टी उथली हो जाती थी और जो बीज है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उगने के लिए, मतलब उसको अच्छी कंडीशंस मिल जाती थी। इसके साथ साथ जो पैडी जो धान है उसकी खेती में बदलाव आया। क्या बदलाव आया, बीज को स्कैटर करने के बजाय उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन, जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इस तरह से ट्रांसप्लांटेशन करना उन्होंने शुरू किया। पहले इस तरह से उगाया और जब वो इतने साइज़ के हो गए तो उन्हें यहाँ पर लगा दिया। इससे क्या हुआ कि जो उनकी उपज थी, है ना, वो काफ़ी बढ़ गई। जैसे कि मान लो पहले 10 में से अगर सिर्फ 5 जो हैं धान के बीज जो हैं वो उग के अच्छे से बड़े पौधे बन पा रहे थे, तो अब 10 में से 8 जो है वो बनने लगे। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ गया, तो ये बदलाव आया लोहे की वजह से। अब नेक्स्ट अगर देखें तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जो वज्जी का जो गवर्नमेंट थी,
वो कितनी बढ़िया थी, कितनी अच्छी थी। तो जो बुद्धिस्ट एक टेक्स्ट है, बुक है जिसका नाम है दीघा निकाय, उसके अंदर क्या होता है, बुद्ध और अजातशत्रु के बारे में ये कहानी है छोटी सी। तो अजातशत्रु जो था, अजातशत्रु कौन, जो मगध का राजा था, वो वज्जी के ऊपर अटैक करना चाहता था। तो उसने क्या किया, सलाह लेने के लिए भाई कि जाओ, अपने एक मंत्री को भेजा बुद्ध के पास कि जाओ पूछ के आओ कि भाई हम ऐसे ऐसे अटैक करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए। तो बुद्ध ने कहा, पूछा उनसे क्या वो अभी भी फ्रीक्वेंटली असेंबलीज करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। तो जैसे उन्होंने सुना कि हाँ वो करते हैं, तो उन्होंने कहा, बुद्ध ने कहा कि भाई फिर आप जो हैं वज्जी तब तक प्रॉस्पर करता रहेगा जब तक वो फुल पब्लिक असेंबलीज बनाते, ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, एक साथ मिलकर एक्ट करेंगे, मतलब कोई भी काम जो उसको अंजाम देंगे, और जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते रहेंगे, बड़ों की जो बातें उन्हें सुनेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको रिस्पेक्ट करेंगे, और जो वुमेन हैं उनको फोर्स से नहीं रखेंगे, मतलब उनको कैप्चर करके नहीं रखेंगे, और जो लोकल श्राइन्स है, चैत्य हैं, उनको मेंटेन करके रखेंगे, टाउन में भी और टाउन से बाहर विलेज के अंदर भी। और जो अलग अलग जो धर्म हैं, उनकी जो बिलीव्स हैं, उन सभी लोगों को वो रिस्पेक्ट करेंगे और उन्हें राइट टू मूव देंगे, मतलब कि वो उन्हें अलाउ करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पर फ्रीली आना जाना। जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक वज्जी जो साम्राज्य है वो फलता फूलता रहेगा, ऐसा बुद्ध ने कहा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे वो जो गवर्नेंस है इतने लंबे समय तक टिक पाया वज्जी का। ये तो हुई हमारे भारत की बात। इस वक्त अगर हम देखें तो ग्रीस और एथेंस में क्या चल रहा था, तो उसी वक्त करीबन 2500 ईयर्स अगो क्या हो रहा था, एथेंस के अंदर एक अलग तरह की जो गवर्नमेंट है उसकी स्थापना हो रही थी, जिसको कहा गया था डेमोक्रेसी। आई थिंक दिस वर्ड इज़ क्वाइट फेमिलियर टू अस राइट नाउ ऑल्सो, बट व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम। तो ये जो है करीबन 200 साल तक चली। इसमें क्या होता था कि वो लोग जो 30 साल की उम्र से ज़्यादा है उन्हें वोटिंग राइट होता था, और वो उन्हें सिटीजन्स कहा जाता था कि भाई हाँ आप सिटीजन्स हो। बट वुमेन्स एंड फॉरनर्स वर नॉट रिकग्नाइज्ड एज सिटीजन्स। चलिए फॉरनर्स तो ठीक है भाई, वो बाहर के हैं, बट वुमेन्स को भी नहीं अलाउ था, ना ही वो और जो कुछ जो पर्टिकुलर जो पोस्ट हुआ करती थी वो लॉटरी से डिफाइन होती थी कि भाई लॉटरी लगाते थे, जैसे चिट वाला पर्ची पे लिख के नाम और डाल देंगे बाउल में, और उस तरह से फिर इनको अलग अलग तरह की पोस्ट जो हैं वो असाइन की जाती थी। और उनके जो डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे स्लेव्स भी थे। तो हम सवाल ये है, क्या ये एक ट्रू डेमोक्रेसी थी या नहीं। इसके अलावा आज से 2500 साल पहले एक डेमोक्रेसी का जो थॉट है वो उनके दिमाग में था, तो ये होना भी अपने आप में एक अच्छी बात है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन टुडेज़ क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले तो महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और फिर मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर। टिल देन, थैंक यू, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।